राधे राधे दर्शकों। अरे बेटा, तू तो आ गया। तेरे पापा कहाँ हैं? मुझे तो लग रहा था कि तुम दोनों साथ में ही आओगे। वैसे तेरे पापा तुझसे पहले ही घर पर आ जाया करते थे, लेकिन आज तेरे साथ भी नहीं आए। बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तेरे पापा अभी तक क्यों नहीं आए? संदीप ने भी खबर सुना कि पापा घर पर नहीं हैं, इसलिए उसके मन में भी घबराहट तो होने ही लगी कि मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं। वो हमेशा टाइम से घर आ जाया करते थे, उन्हें कभी भी लेट नहीं होता था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि पापा घर नहीं आए? लेकिन संदीप अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि माँ, पापा किसी काम से कहीं रुक गए होंगे या कि फिर कोई दोस्त मिल गया होगा। आप चिंता ना करें, मैं पापा का पता करता हूँ। इतना कहकर संदीप ने अपने दोस्त कपिल को फ़ोन किया। कपिल, पापा अभी घर पर नहीं आए, माँ बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही है। तुम आ जाओ, हम दोनों पापा को ढूंढने जाएंगे। कपिल वहाँ से गाड़ी लेकर चल दिया। कपिल ने सोचा कि जब तक मैं संदीप के घर पहुँचूँगा, उससे पहले रास्ते में भी पता करता चलूँ कि अंकल शायद कहीं आसपास दिख जाएं। कपिल इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए गाड़ी चला रहा था। तभी उसने देखा कि रोड के किनारे कोई व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा हुआ है। वहीं पास में ले जाकर उसने गाड़ी खड़ी किया और उस व्यक्ति को जैसे ही सीधा किया, उसके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं, संदीप के पापा ही थे। कपिल ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और संदीप को कॉल किया। संदीप, तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे पापा इधर रोड के किनारे बेहोशी हालत में पड़े हैं। तुम्हारे पापा के सिर से खून भी बह रहा है। संदीप ने जैसे ही ये बातें सुना, उसके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही सरक गई हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आवाज़ गले से बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए माँ से बोला, माँ, मुझे कपिल बुला रहा है। हम दोनों ही पापा को ढूंढने जा रहे हैं। तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर संदीप घर से जल्दी में बाहर निकल गया। उधर संदीप और कपिल जब दोनों मिले तो संदीप ने कहा, कपिल, तुम जल्दी से घर चले जाओ। हाँ, और एक डॉक्टर को भी बुला लेना। मेरी माँ ये सारी हालात देख नहीं पाएगी। मैं पापा को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। इतना कहकर संदीप जब हॉस्पिटल पहुंचा पापा को लेकर, तो वहां पर डॉक्टरों ने संदीप के पापा को मृत घोषित कर दिया। कपिल पहले ही संदीप की मां को संभालने के लिए घर पहुंच चुका था। अब एम्बुलेंस से संदीप अपने पापा की बॉडी लेकर घर पर आता है। जैसे ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को देखती है संदीप की मां, तो वो बेहोश हो जाती है। उनका तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए संदीप ने पहले ही डॉक्टर बुला दिया था। डॉक्टरों ने संदीप की मां का देख रेख किया और उन्हें होश में लाने की कोशिश की। संदीप की मां सविता जी बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन अब तो सांसारिक कार्यक्रमों को पूरा ही करना पड़ता है। इसीलिए संदीप के पिताजी का भी अंतिम दाह संस्कार किया गया। 13 दिन के बाद 13वीं भी की गई। नात रिश्तेदार मेहमान जो भी घर पे आए हुए थे, वो भी अपने अपने घर चले गए। संदीप की एक बहन थी जो उसी शहर में ब्याही थी। वो भी अपने पापा की ये सारी खबर सुनकर आ ही गई थी, लेकिन 13वीं के बाद अब उसे भी घर जाना था, क्योंकि उसके बच्चे भी पढ़ रहे थे, अपना परिवार संभालना था। हालांकि संदीप की बहन का घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन संदीप ने समझा बुझा कर कहा कि दीदी, आप घर चली जाओ, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहाँ माँ के साथ हूँ ना, मैं आपको वचन देता हूँ कि माँ को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। रोते हुए आंखों में आंसू लेकर संदीप की दीदी अपने ससुराल चली जाती है। समय बीतता जाता है। धीरे धीरे सविता जी भी अपने मन को समझाकर अपने बेटे पर ध्यान देते हुए अपना जीवन गुजारने लगती हैं। इधर संदीप भी पिताजी के चले जाने के बाद अब ज़्यादा जिम्मेदार हो गया था। माँ की और घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। संदीप एक दिन ऑफिस में
अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था, तभी उसके ऑफिस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। जैसे ही संदीप की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, संदीप एक पल के लिए पलकें झपकना भूल जाता है। उस लड़की को देखता ही रहता है। फिर जब वो लड़की संदीप के पास ही आकर टेबल पर हाथ रखती है, संदीप नजरें हटाते हुए कहता है, बोलिए मैडम। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम राधा है, मुझे संदीप सर के साथ ही काम करना है। संदीप कहता है, मैं ही संदीप हूँ, बैठिए और ये रहा आपका लैपटॉप। बस सब कुछ समझा के गए हैं और ये जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसी में आपको भी काम करना है। इस तरह से संदीप राधा के साथ प्रोजेक्ट बनाने लगता है। कई दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। संदीप के इस तरह से मेहनत से लगन से काम करता हुआ देख राधा उस पर फिदा हो जाती है। अब राधा संदीप को मन ही मन पसंद करने लगती है। राधा को ऐसा लगता है कि संदीप भी मेरे पर मरता है, क्योंकि संदीप उसके साथ बहुत ही प्यार से और इज्जत मान सम्मान के साथ बातें करता है। एक दिन राधा ने सोचा कि अगर ये प्रोजेक्ट जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा तो बॉस मुझे कोई दूसरा काम दे देंगे, फिर मैं संदीप के साथ कैसे रह पाऊंगी। उनके केबिन से कहीं और मुझे बैठा दिया जाएगा। इसीलिए राधा संदीप के प्रोजेक्ट में इधर उधर लापरवाही करने लगी, जिसकी वजह से संदीप का प्रोजेक्ट जल्दी से तैयार नहीं हो पाया। फिर भी संदीप ने पूरी कोशिश की और राधा को काम कम बताकर खुद अपने हाथों से काम करने लगा और उसका प्रोजेक्ट तैयार हो गया। लेकिन लास्ट में उसने एक भूल कर दी। राधा को बोल दिया कि राधा, हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है, तुम ये बॉस को सेंड कर देना। राधा प्रोजेक्ट बॉस को सेंड नहीं की। इधर संदीप बॉस को कॉल किया कि सर, मैंने प्रोजेक्ट बना दिया है और आपको सेंड भी कर दिया है, कैसा लगा मेरा प्रोजेक्ट। बॉस गुस्से में आकर कहने लगे, संदीप, तुम आजकल मजाक करने लगे हो क्या? तुमने अभी तक मुझे प्रोजेक्ट सेंड नहीं किया है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्या, जो इस तरह से मुझसे मजाक करते हो? संदीप ने कहा, बॉस, मैंने राधा को कहा था कि प्रोजेक्ट सेंड कर देना। बॉस कहने लगे, अच्छा, तो तुम अब इस ऑफिस के मालिक बन गए हो, तुम ऑर्डर देने लगे हो। ऑर्डर देना मेरा काम है, तुम्हारा काम अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। इतना डांट खाने के बाद संदीप राधा के पास आता है और कहता है, राधा, तुम चाहती क्या हो? राधा कहती है, तुम्हें। इतनी बातें सुनकर संदीप थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाता है। फिर संदीप अपनी नज़रें इधर उधर हटाते हुए कहता है, राधा, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट सेंड करने के लिए कहा था ना कि बॉस को प्रोजेक्ट सेंड कर देना, और तुमने किया नहीं। तुम हमारे बिजनेस को मजाक समझ रखी हो। इतना कहने के बाद राधा ने कहा, अरे बाबा, गुस्सा क्यों होते हो, अभी सेंड कर देता हूँ बस। राधा इस तरह से मजाक में वो कहते हुए सेंड कर दिया। संदीप को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जो कि उसने इतनी मेहनत करके टाइम से अपना प्रोजेक्ट तैयार किया और फिर उसे बॉस से डांट भी पड़ी। अब तो राधा संदीप के पीछे ही पड़ गई थी। एक दिन राधा ने कहा, संदीप, शादी के मामले में तुम्हारा क्या विचार है? संदीप ने कहा, किसकी शादी? राधा ने कहा, मेरी और तुम्हारी। संदीप ने कहा, मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं, माँ जिसे पसंद कर लेगी मैं उसी के साथ शादी कर लूँगा। राधा को इस तरह से जवाब मिलेगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी खूबसूरत लड़की सामने से किसी को प्रपोज कर रही है और यदि वह लड़का उसे इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे दे तो बुरा तो लगेगा ही। राधा उसी समय जल भुनकर बिल्कुल राख हो गई और कहने लगी, संदीप, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन संदीप ने कहा, मैंने तो अभी कभी भी आपसे ऐसा नहीं कहा राधा। फिर संदीप अपने घर चला जाता है। अब राधा सोचने लगी कि किसी तरह से मुझे संदीप के घर जाना होगा और उसकी माँ से बात करनी होगी। एक दिन जब संदीप ऑफिस में था, तभी राधा संदीप के घर जाती है
और साथ में एक प्यारी सी कान्हा जी की मूर्ति, तुलसियों की माला और भी बहुत सारी पूजा की चीज़ें ले लेती है। वहाँ ले जाकर माँ जी के हाथों में रखते हुए उनके पैर छूती है और बताती है कि मैं संदीप के ऑफिस में काम करती हूँ, हम दोनों बहुत ही अच्छे खास दोस्त हैं। बस माँ जी इतना कह देती है। फिर भला कोई भी माँ एक लड़की को अपने बेटे के बारे में इतना सुनकर उसे तो लगेगा ही कि शायद मेरा बेटा पसंद कर रहा होगा इस लड़की को। और देखने में भी राधा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वहाँ पर वो जितने टाइम तक रुकी थी तो ऐसी मीठी मीठी बातें करती थी जैसे उसके मुंह से शहद ही टपक रहा हो। उसने संदीप की माँ सविता जी का दिल जीत लिया। अब तो संदीप जब रात को घर आया, सविता जी राधा की शादी के लिए बातें करने लगी। बोली, संदीप बेटा, मुझे राधा बहुत प्यारी लगी, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अगर तुम कहो तो हम उसके घर में शादी की बातें करें। संदीप ने कहा, जैसा उचित समझो माँ, मैं तो आपके ऊपर ही छोड़ के रखा हूँ। इतना कहकर संदीप की माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, एक किसी न किसी दिन मैं सही समय देखकर राधा के घर जरूर जाऊंगी। इधर माँ को पटाने के बाद राधा ने संदीप से कहा, संदीप, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम अपनी माँ को घर पर नहीं रखोगे, उन्हें कहीं वृद्धा आश्रम में छोड़ दोगे या कि फिर अपनी बहन के घर। मुझे ऐसे बूढ़ों की सेवा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हाई फाई सोसाइटी की लड़की हूँ, मॉडल तरीके से जीना चाहती हूँ। अब तुम सोच लो कि तुम मुझे चुनोगे या अपनी माँ को। हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। संदीप इतना गुस्से में आ गया कि उसे लग रहा था कि इसका जवाब मैं थप्पड़ मार कर दे दूं, लेकिन उसने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए कहा, राधा, तुम किस गलत फहमी में जी रही हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ दूंगा। मैं अभी अभी जवाब दे रहा हूँ कि तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा मेरे जीवन में माँ के बराबर कोई मायने नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती। इतनी कड़ी बातें सुनकर राधा तो क्रोध से जल ही जाती है, लेकिन उस टाइम पर वो कुछ जवाब नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। अब संदीप घर आता है और अपनी माँ से ये बात तो नहीं बता सकता कि राधा इस तरह से बोल रही थी, क्योंकि माँ ने जो 2 पल की खुशी देखी थी, फिर से माँ को दुख होता। एक दिन संदीप को बाहर जाना पड़ता है। उसके बॉस ऑफिस से ही उसे विदेश भेज देते हैं 4 दिन के लिए। इधर जब राधा को पता चलता है कि संदीप घर में नहीं है तो वह उसके माँ के पास आ जाती है और वहाँ पर वो 4 दिनों तक संदीप की माँ से ऐसे मिल के रहती है। कभी पीछे से आकर लिपट कर माँ के माथे पर किस करती है, कभी माँ के बालों में कंघी करती है, बाल संवारती है, तो कभी माँ से लिपट कर गालों में किस करती है। अरे इतना अपनापन दिखाती है कि संदीप की माँ बिल्कुल उस राधा की तो फैन ही हो जाती हैं, उसकी दीवानी हो जाती हैं। अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संदीप की माँ को बिल्कुल एक पल अच्छा नहीं लगता। उन्होंने तो सोच ही लिया था कि जैसे ही राधा आएगी, बस अब मैं राधा की और संदीप की शादी करवा ही दूंगी। लेकिन जैसे ही संदीप आया तो राधा उससे पहले ही अपने घर निकल चुकी थी। संदीप घर आकर देखा कि उसके कमरे में एक सूटकेस रखा हुआ है और वहाँ पर कुछ लड़कियों के कपड़े बिखरे पड़े हैं। बालकनी में भी कपड़े सूख रहे हैं। तभी संदीप ने कहा, माँ, कोई लड़की रहने आई है हमारे घर पे क्या? ये हमारे कमरे में लड़की के बैग, लड़की के कपड़े और बालकनी में भी कपड़े सूख रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें नहीं पता, यहाँ राधा आई थी। उसने कहा कि उसके मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, इसीलिए वो घर में अकेली नहीं रह सकती थी, तो हमारे साथ रहने आई। संदीप बेटा, अब तो मुझे राधा की आदत हो गई है, उसके बिना ये घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जितने दिन राधा मुझे थी, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम बाहर गए हो कि घर पे हो। तुम अब जल्दी से जल्दी शादी कर लो राधा के साथ। संदीप ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आप उचित समझें। इतना कहकर संदीप ने राधा को कॉल किया, राधा, जितने दिन तक मैं घर में नहीं था तो तुम मेरे घर में थी, अब मैं घर आ गया तो तुम चली गई, ऐसा क्यों करती हो? और यहाँ तुम्हारा सामान पड़ा है, वो तो लेकर जाओ। राधा ने कहा,
संदीप, अब मैं घर आ गई हूँ, तुम मेरा सामान खुद ही पहुँचा दो ना मेरे घर तक। तभी संदीप ने कहा ठीक है। फिर ऑफिस जाते जाते संदीप अपनी कार में रखकर उसका सामान भी दे दिया। संदीप ने राधा से दूरियां बना ली थी जब से उसने सुना कि मेरी माँ के बारे में राधा के बहुत बुरे ख्याल हैं। लेकिन जब वो बाहर गया और राधा उसकी माँ का ध्यान रखी तो संदीप को ऐसा लगा कि शायद राधा बदल गई है। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है और अब वो मेरी माँ को पसंद करने लगी है। इसीलिए फिर से संदीप उसके साथ घुल मिल कर रहने लगा। आखिरकार संदीप की माँ एक दिन शादी की बात करने उसके घर जाती हैं और उसके घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। उसकी माँ, राधा की माँ तैयार हो जाती है। दोनों का चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। इधर शादी होते ही राधा कुछ दिनों तक तो अपनी सास सविता जी को ऐसे चने के झाड़ में चढ़ाकर रखती है। ऑफिस से आते ही कहती, अरे मम्मी जी, आज आपने टिफिन में इतनी अच्छी सब्जी बना के दी थी कि मैं तो उंगलियां ही चाटते रह गई। मम्मी जी, जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो आपकी हाथों की चाय पीकर तो मेरी सारी थकान ही उतर जाती है। मम्मी जी, आप क्या रोटी बनाती हो कि 2 खाना हो तो मन करता है कि 4 खा लूँ। इस तरह से राधा अपनी सास को चने के झाड़ में चढ़ाकर घर का पूरा काम करवा लेती थी। वो खुद कुछ काम नहीं करती थी। लेकिन इधर संदीप को लग रहा था कि इन दोनों सास और बहू का प्रेम है जो इस तरह से घुल मिल कर रहती हैं। संदीप ने भी कुछ बीच में दखल अंदाजी करना उचित नहीं समझा। लेकिन एक दिन संदीप को फिर से 6 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ा। संदीप को आए दिन कंपनी वाले बाहर भेजा करते थे। इसीलिए संदीप इधर माँ को कॉल करके बताया कि माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी मेरी बात राधा से नहीं हो पा रही है, तो तुम भी राधा को बता देना। जब सविता जी ने राधा को बताया कि संदीप कुछ दिनों के लिए विदेश गया है, राधा ने मन में ही सोचा कि मेरे रहते हुए भी संदीप अपनी माँ को अपनी खबर देकर जाता है। इसकी और इसकी माँ के आगे तो मेरी कोई भी कीमत ही नहीं है। मैंने शादी ही तो इसीलिए किया है जो उसने अपनी माँ के लिए मेरे प्रपोज को ठुकराया था। अब मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ बुढ़िया। इस तरह से कहकर राधा ने सारे घर के काम सविता जी से करवाने शुरू कर दिए। पहले तो प्यार से करवाती थी, अब ऑर्डर देकर, माँ जी जल्दी से खाना बना कर लाओ, अरे मम्मी जल्दी से घर की सफाई करो, और मम्मी ये सोफ़ा में क्यों बैठी हो? कभी बैठा था सोफ़ा में? ये मेरे मायके का सोफ़ा आपके लिए नहीं है। मम्मी, आप डाइनिंग टेबल पर खाना बैठ के क्यों खा रही हो? आप नीचे खाओ, आपको डाइनिंग टेबल पर खाना खाना शोभा नहीं देता। राधा अपनी सास को पूरी नौकरानी की तरह रखने लगी थी। एक दिन राधा ने कहा, मम्मी मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, लगभग 7 रहेंगी। हमारी घर में ही किटी पार्टी है। और हाँ, 2 सहेलियां तो मेरी विदेश से आ रही हैं और वो मेरे ही घर पर डायरेक्ट आने वाली हैं। तो ज़रा आप मेरी 7 सहेलियों के लिए खाना, चाय, नाश्ते का इंतज़ाम अच्छे से करना। ध्यान रहे मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सविता जी ने सोचा कि यदि मैं बहू से कहती भी हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बहू, मैं 7 लोगों के लिए खाना कैसे बनाऊँगी? फिर तुम मिला के 8 हो जाओगी, मैं 9, तो मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊँगी। तो क्या बहू मेरी बात मानेगी? उसे तो यही लगेगा कि मैं उसकी सहेलियों के लिए खाना बना कर ना दूँ, यही बहाना बना रही हूँ। सविता जी ने कहा ही नहीं, वो अपने काम पर लग गई। तभी उसकी सहेलियां आ जाती हैं। राधा अपने कमरे में सहेलियों को ले गई और अंदर से आवाज़ देती है, सविता, ओ सविता, हमारी सहेलियों के लिए पानी लेकर आओ। इस तरह से राधा के मुंह से डायरेक्ट अपना नाम सुनकर सविता जी डायरेक्ट अपना नाम सुनकर निशब्द रह जाती हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बहू इस तरह से बच्चों जैसे उनका नाम लेकर बुलाएगी। वो भी सामने से कहती हैं, जी मालकिन अभी लाई। पानी ले जाकर राधा के कमरे में देती हैं। थोड़े टाइम के बाद राधा हॉल में पार्टी के लिए प्रोग्राम सेट किया था, सहेलियों के साथ हॉल में आकर बैठ जाती हैं। तभी सविता जी को ऑर्डर देती है, अरे ओ सविता, हम सब के लिए चाय नाश्ता बना है क्या? जल्दी से लेकर आओ। सविता जी
राधा की सहेलियों के लिए और उसके लिए चाय नाश्ता भी लेकर जाती है। कुछ ही टाइम के बाद खाने की भी इंतजाम हो जाता है। तभी उनमें से एक सहेली बोलती है, अरे वाह राधा, तूने तो एक अच्छी नौकरानी पाल के रखा है। जितनी बार तू आवाज़ देती है तुरंत तेरी नौकरानी दौड़कर आ जाती है। तूने अच्छे रईस घर में ढूंढकर अपनी शादी की है। तेरा घर भी बड़ा आलीशान बना हुआ है। ऐसा लगता है कि तेरे पति और तेरे सास ससुर बचपन से ही रईस रहे होंगे। तभी राधा कहती है कि कोई कमी नहीं है। ये जो सविता है ना, इसके ख़ानदान से ही मेरे घर पे नौकरी करते हैं। इसके पति, इसके सास ससुर भी यहाँ नौकरी किया करते थे। ये सारी बातें सुन सविता जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी उनमें से एक सहेली सविता जी के साथ मस्ती करने के लिए अपना पैर आगे बढ़ा देती है। सविता जी के हाथ में शरबत था। शरबत गिरकर उस सहेली के कपड़े में लग जाता है। तभी वो सहेली कपड़ा झटकते हुए खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर कहने लगती है, बदतमीज, नौकर है नौकरों की तरह नहीं रहती, मेरा 10,000 का सूट बर्बाद कर दिया। इतना कहकर उसने सविता जी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तभी ना जाने किसी ने आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसका हाथ नीचे नहीं गिर पाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई और नहीं, राधा का पति संदीप खड़ा था। इधर सविता जी ने थप्पड़ खाने के लिए अपनी आंखें बंद करके और अपना नीचे सिर कर लिया था। थप्पड़ ना लगा। कुछ देर में उन्होंने आंखें खोली तो सामने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों से तो अब आंसू नीचे भी गिरने लगे थे। तभी संदीप ने कहा, राधा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बदतमीज हो। राधा घबराते हुए बोली, अरे अरे वो आप इतना जल्दी कैसे आ गए? आप तो 6 दिनों के लिए बाहर गए थे ना। संदीप ने कहा, मुझे अपने ही घर में आने के लिए तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तुमने जिस तरह से मेरी माँ को नौकरानी बनाकर इधर रानी की तरह बैठकर मेरे घर में ये सब ड्रिंक वगैरह कर रही हो अपनी सहेलियों को बुलाकर, और मेरी माँ को नौकरानी बता रही हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी जितना हमने तुम्हें मान सम्मान दिया। मुझे तो लग रहा था कि तुम एक न एक दिन सुधर जाओगी, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरने वालों में से हो। तुमको शर्म नहीं आती मेरी माँ को नाम लेकर पुकारा। तभी राधा ने कहा, सारी बात तुम्हारी माँ तुमसे भिड़ाती है मेरे बारे में, तभी तो तुमको पता। संदीप ने वहाँ पर रखा हुआ एक मोबाइल निकाला और कहा, ये देखो, जब तुम अपनी सहेलियों के साथ कमरे के अंदर थी और मेरी माँ को उनके नाम से पुकारी थी, तभी मैं सहम गया था कि अरे राधा इतनी बदतमीज है। अगर मैं इसकी बात पर यहीं सामने आ जाऊंगा तो ये अभी चुप हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर मोबाइल रिकॉर्डिंग में करके रख दिया था। देख, यहाँ पर मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली है जिसमें तुम्हारी सहेली ने पैर बढ़ाया है। तभी माँ के हाथ से शरबत का गिलास छूटा और तुम्हारी सहेली के कपड़े में जाकर गिरा। तो भी राधा वो सबूत को देखकर भी बोलने लगी, नहीं, गलती तो तुम्हारी माँ की है ना। मेरी सहेलियाँ तो दूसरे घर से आई हैं, तुम्हारी माँ को देखकर चलना चाहिए था ना। संदीप ने कहा, अरे पागल औरत, तू कभी नहीं सुधर सकती। तेरे अंदर दिल नहीं पत्थर है। मुझसे ही गलती हो गई। जब तू मेरी माँ को मिला कर प्यार से उसे काम करवाया करती थी, तभी मुझे तेरे गाल पे थप्पड़ लगाना चाहिए था। मैंने ही गलती कर दिया, नहीं तो आज तेरी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती कि तू मेरी माँ को नौकरानी समझ ले। राधा ने कहा, माफ़ी तुम्हारी माँ से मैं मांगूंगी? तुम अपनी माँ को बोलो कि मुझसे और मेरी सहेलियों से माफ़ी मांगे। संदीप ने कहा, मेरी माँ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। राधा ने कहा, मैं तुम्हारे घर में एक पल नहीं रुकूंगी। इतना कहकर राधा अपना सामान पैक करी और पांव पटकते हुए वहाँ से चली गई। संदीप ने कहा, जा, मुझे तेरी जैसी औरत की ज़रूरत भी नहीं है। तू नहीं थी तो क्या मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रख लेता था? मैं अपनी माँ का पहले भी ध्यान रखता था और अभी भी रख लूँगा। राधा अपने मायके पहुंची। वहां पर राधा कुछ ही दिनों तक थी। उसके पिताजी की भी अचानक से तबीयत खराब हुई और स्वर्ग सिधार गए। इधर पूरे घर का भार उसके भैया पर आ गया। अब पिताजी की जगह भैया जॉब पर जाने लगे।
उसकी भाभी भी राधा को पसंद नहीं करती थी। राधा अपनी माँ के साथ मिलकर भाभी को बहुत सारे काम बताया करती थी। राधा की ये सारी हरकतें उसकी भाभी अपने भाई को भी भिड़ा दिया करती थी। अब तो वहाँ पर भी घर में शांति नहीं थी राधा की वजह से। इधर एक दिन संदीप की तबीयत खराब हो जाती है। उसे अचानक से खून की उल्टी आती है। वह माँ को बताता नहीं और डायरेक्ट हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर उसने चेकअप करवाने के बाद पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने कहा इस कैंसर का इलाज होना तो मुश्किल है, दवाइयों से कुछ दिन तक ज़रूर हम रोक सकते हैं। संदीप को ये बातें सुनकर बहुत झटका लगता है कि अब मेरी माँ का क्या होगा। अगर मैं अपनी माँ से बताता हूँ कि मुझे कैंसर है, मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊँगा, तो मेरी माँ बहुत दुखी होगी। इसीलिए उसने अपनी दवाइयाँ तो जारी रखी, लेकिन अपनी बीमारी की बात अपनी माँ से नहीं बताई। एक दिन उसने सोचा कि मुझे मेरी माँ को सुरक्षित करना होगा। अगर मैं किसी दिन अचानक मर गया तो मेरी माँ का क्या होगा। तभी उसने एक वृद्धा आश्रम में जाकर अपनी माँ के लिए बात कर लिया। वह वहाँ पर बोला कि मैं अपनी सारी दौलत दे दूँगा, लेकिन मेरी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, और अपनी सारी हकीकत वहाँ पर बता दिया। वहाँ पर जो मैनेजर श्यामलाल जी ने कहा कि संदीप, तुम्हारी माँ को यहाँ किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। फिर एक दिन संदीप ने कहा, माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना है। तुम इस घर में अकेले कैसे रहोगी? पता नहीं मैं साल भर में लौटूँ, 2 साल में लौटूँ, 3 साल में लौटूँ, तो तुम्हारा यहाँ कौन ध्यान रखेगा? माँ, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह में रख देता हूँ, फिर जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें घर पर ले आऊँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुमने मेरे बारे में सोचा है तो कुछ ठीक ही सोचा होगा, चल रख दे जहाँ रखना है। संदीप माँ को अनाथ वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ पर सविता जी को अच्छा तो नहीं लगता था बिल्कुल। उन्हें अपने बेटे की ही हर पल याद सताती थी। उसके बारे में ही वो सोचती थी कि आखिर संदीप कब लौटेगा, कब मैं अपने घर जाऊंगी। इधर उनकी उम्र की कुछ औरतें थी जो उनसे बात करने की कोशिश करती। बिना मन के सविता जी बातें कर लेती। सविता जी अपने बेटे को हर पल याद करते हुए किसी तरह से 3 महीने बिता दिया। एक दिन सविता जी मैनेजर श्यामलाल जी के पास जाकर कहा कि भैया, मुझे मेरे बेटे से बात करना है, क्या आप बात करवाएंगे? मैनेजर ने कहा, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, अपने बेटे से बात करो। तभी सविता जी ने कहा, संदीप, कब तक लौट रहे हो बेटा? 3 महीने तो बीत गए। संदीप ने कहा, माँ जल्दी आऊँगा, माँ जल्दी आऊँगा, तुम चिंता मत करना माँ, मैं यहाँ काम ख़त्म करके जल्दी आऊँगा। इतना सुनकर सविता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फ़ोन रख दिया, कहा अभी बेटे का काम ख़त्म नहीं हुआ, आने को बोल रहा है। इतना कहकर वो अपने हम उम्र औरतों के साथ चली गईं। इसी तरह से समय बीतता गया। देखते ही देखते 3 साल बीत गया, लेकिन उनका बेटा संदीप नहीं लौटा। अब तो आश्रम की बहुत सारे लोग यही कहने लगे कि इतना धनवान है इस बुढ़िया का बेटा, इसके घर में तो इतनी दौलत है कि इसकी 3 पुश्तें भी बैठ के आराम से खा सकती हैं। फिर भी देखो कैसा कलेजा है इसके बेटे का कि इसे आश्रम में छोड़ गया है। देखो अमीर लोग भी ऐसा करते हैं तो गरीब तो करेंगे ही ना। सविता जी ये सारी बातें सुनती, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे मेरा बेटा भार समझकर यहाँ छोड़ गया है। उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि एक दिन मेरा बेटा मुझे यहाँ से आकर ले जाएगा। तभी उन्होंने एक दिन कहा, श्यामलाल जी, मुझे बात करना है संदीप से। श्यामलाल जी ने कहा, बात कर लो। फिर सविता जी ने फ़ोन पर कहा, बेटा संदीप, 3 साल हो गए, तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ, कब आओगे? जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब आओगे? इतना सुनकर उधर से फिर वही आवाज़ आई, आ रहा हूँ माँ, जल्दी आ रहा हूँ माँ, तुम चिंता मत करना। इतना सुनकर सविता जी ने फ़ोन काट दिया।
और अपने मुंह में हाथ रखकर खांसी को रोकते हुए अपने कमरे में चली गई। सविता जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जब से आश्रम में कदम रखा, अपने बेटे से अलग हुई, तब से कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। हर वक्त वो अपने बेटे के ही ख्यालों में खोई रहती थी। एक दिन उनकी भी इस दुनिया से विदाई हो जाती है। उनके पार्थिव शरीर को आश्रम के बाहर रखा गया था। तभी आश्रम के बाकी कर्मचारी श्यामलाल जी से कहते हैं, श्यामलाल जी, इनके बेटे को बुलाइए, आखिर इनका बेटा अब तो आएगा। श्यामलाल जी कहते हैं कि आप लोग किस बेटे की बात कर रहे हो? इनका बेटा जब इस दुनिया में होगा तब तो आएगा। जब संदीप इन्हें आश्रम में छोड़कर गया था, उसके 1 महीने बाद ही संदीप की मौत हो गई थी। बाकी के कर्मचारी ऐसी बातें सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने कहा, श्यामलाल जी, फिर आप सविता जी की बातें किससे करवाया करते थे? ये तो अपने बेटे से फ़ोन पर बात करती थी। श्यामलाल जी ने कहा, संदीप का मोबाइल मेरे पास ही पड़ा है। संदीप ने उसमें कुछ बातें रिकॉर्डिंग करके दे दिया था, ताकि उसकी माँ को पता ना चले कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। नहीं तो उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ज़्यादा दुखी हो जाएगी। उसने मुझे समझा दिया था कि जब भी माँ मुझसे जिद करेगी बात करने की, तो आप ये रिकॉर्डिंग माँ को सुना देना। माँ को यकीन हो जाएगा कि मैं विदेश से बात कर रहा हूँ। इतना कहकर श्यामलाल जी की आंखों में भी आंसू आ गए। सब लोगों ने बहुत अपने आप में गिल्टी फील किया, शर्मिंदगी फील किया कि हमने संदीप के बारे में क्या क्या नहीं बोला, कि संदीप कितना लालची है, माँ को आश्रम में छोड़ गया। सब लोगों ने माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगे कि माँ, तुम्हारा बेटा धन्य है, इस दुनिया में तुम्हारे बेटे जैसा कोई नहीं। मैंने तुम्हारे बेटे को बहुत गलत समझा था। सब आश्रम के लोग मिलकर सविता जी का अंतिम संस्कार कर दिए। राधा 3 सालों तक अपने मायके में रही। इन दिनों वो अपने भैया भाभी को काफ़ी परेशान करती रही, जिसकी वजह से उसके भैया और भाभी ने राधा और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। राधा ने सोचा कि मैंने तो संदीप से शादी किया है, उसकी प्रॉपर्टी पर मेरा पूरा हक है। अब मैं अपने घर चली जाऊंगी, संदीप से माफ़ी मांग लूँगी। जब वो घर पर आई, उसने देखा कि घर में ताला पड़ा हुआ है। पड़ोसियों से उसने पूछा कि संदीप कहाँ है। उन्होंने बताया कि संदीप की मौत हो चुकी है। इतनी बातें सुनकर राधा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा कि संदीप की माँ कहाँ है। तब पड़ोसियों ने बताया कि मौत के 1 महीने पहले ही संदीप ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसे और ये मकान किसी वृद्धा आश्रम के नाम कर दिया था और वहीं अपनी माँ को भी ले जाकर सुरक्षित कर दिया था। इतना सुनकर राधा वृद्धा आश्रम पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वो मैनेजर से बताती है कि मैं संदीप की पत्नी हूँ। संदीप की माँ इसी आश्रम में रहती हैं, आप उनसे मुझे मिलवा दीजिए। मैनेजर श्यामलाल जी ने कहा, मैं आपको सविता जी से नहीं मिलवा सकता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इतनी बातें सुनकर राधा और भी दुखी हो गई। उसे लगा कि ये सारी गलती मेरी ही है। काश समय रहते मैं अपने घर वापस चली गई होती, तो शायद संदीप भी आज जिंदा होते और मेरी सासू माँ को इधर आश्रम में आकर अपना जीवन नहीं व्यतीत करना पड़ता। ये जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। मैंने जिस तरह से अपनी माँ को माना, यदि मैं उसका आधा भी अपनी सासू माँ को मानती, तो कभी मुझे उस घर से निकलना नहीं पड़ता। इधर राधा की माँ ने भी सोचा कि मैंने भी अपनी बेटी का घर उजाड़ने में कोई कमी नहीं की। मेरी बेटी तो बच्ची थी, उसी टाइम पर मैं उसे समझा बुझाकर उसके घर भेज दी होती, तो आज उसकी कोई औलाद होती और वह अपने घर पर होती। आज मेरी वजह से मेरी बेटी दर दर भटक रही है। माँ बेटी दोनों अपने अपने गुनाहों को सोचकर अपने आप को दोषी मानकर प्रायश्चित करने लगे, लेकिन अब हो भी तो कुछ नहीं सकता था, क्योंकि सब कुछ हाथ से निकल चुका था। राधा की माँ उसी वृद्धा आश्रम में रहने को सोच लिया। अब राधा भी क्या करे, उसने भी कुछ टाइम तक वहाँ समय गुजारने को सोचा। आगे उसने सोचा अब भगवान जो करेगा
वही मेरे साथ होगा। फ़िलहाल तो मुझे यही माँ के साथ रहकर प्रायश्चित करना है, इन सब की बातों को सुनना है, तभी तो मेरे किए हुए पापों का प्रायश्चित होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का सबसे ज़्यादा पात्र कौन अच्छा लगा आपको। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो एक ऐसी कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।